गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुलदीप कुमार मौर्य। मैं आपका अकाउंटेंसी का टीचर हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको अभी तक आपने कोई भी क्लासेस नहीं करी हैं अपने अकाउंटेंसी की, तो भी आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जर्नल एंट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट किसी का भी अगर नॉलेज नहीं है तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मैं इसके कोशिश करूंगा कि थोड़े से टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ या पूरा चैप्टर समझा सकूं। तो हमारे पास टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपके बोर्ड में मिनिमम आई थॉट 6 मार्क्स के आसपास कवर करेगा इससे। कई बार थ्योरी में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी इससे आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियल लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रियल लाइफ में भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इसके बिना फिर हम लोग रिकन्साइल नहीं कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। तो डिस्कस करते हैं, चलिए सब्जेक्ट को हम लोग, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीआरएस होता क्या है। बच्चों, बीआरएस इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू नो द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को। BRS is a statement prepared to know the difference between balance of cash book and passbook। तो जो मैंने कही उसकी डेफिनेशन में 2 चीज़ का मैंने जिक्र किया आपसे, एक है हमारे पास कैश बुक और एक है हमारे पास पासबुक। बच्चों बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि मैं आपको कोई अकाउंट पढ़ा रहा हूँ या कोई अकाउंट का बहुत टफ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल से 2 बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। एक कैश बुक होता है, एक पासबुक होता है। कैश बुक आप सभी जानते होंगे, सुना होगा, जाहिर सी बात है। कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं बच्चों हमारे, या तो हमें कैश रिसीट होगा या तो बच्चों कैश पेमेंट करेंगे। पासबुक क्या होती है, मेरे ख्याल से कैश बुक से बेहतर आप लोग जानते होंगे पासबुक क्या होती है। अभी के टाइम में आप सबके पास पासबुक होगी, बैंक अकाउंट है तो जाहिर सी बात है पासबुक है। पासबुक अगर थोड़ा सा आप याद करें, मैं पासबुक का एक पेज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर डेट पहला कॉलम होता है, दूसरा कॉलम उसमें कहीं ना कहीं पर्टिकुलर होता है, इधर कॉलम में ट्रांजैक्शन में वो लिखते हैं डेबिट, फिर लिखते हैं क्रेडिट, फिर लिखते हैं बैलेंस। मैं ये 2 वर्ड लिखने के बजाय, क्योंकि आप अभी ये नहीं जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा इसको डिपॉजिट और विड्रॉ। और लास्ट में आता है बैलेंस। मैंने डेबिट या क्रेडिट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है जिससे आप समझ ना पाएं, जिससे आप आसानी से समझ जाएं। बीआरएस की डेफिनेशन कहती है बच्चों, बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि हमारे कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, सर ये किस डेट पे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि आप सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हो सकता है साल के एंड में बनता हो सकता है छमाही बनता हो, तिमाही बनता हो, पर बच्चों ऐसा नहीं है। आप इसको डेली बेस पे बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, आप चाहे जैसे चाहें, चाहे हाफ ईयरली बना सकते हैं। एज पर साइज ऑफ बिजनेस, जिसको अपना बैलेंस जितनी जल्दी मिलाना होता है उसके हिसाब से बनाता है। बड़ा बिजनेस है, सोचता है कि डेली बैलेंस रिकन्साइल होता चले तो डेली बना लेता है, तो नो कंसर्न कि आप इसको कब बनाते हैं। आप कभी भी बीआरएस को बना सकते हैं, इसमें कोई कंसर्न इशू नहीं है कि आप इसको बनाते कब हैं।
बच्चों, इसको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं आपको कुछ कैश ट्रांजेक्शन बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि उसको पासबुक से कैसे रिकंसाइल करते हैं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि बेसिकली कैश में दो तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक तो कैश रिसीट होना और एक तो कैश का पेमेंट होना। पैरेलल में अगर कैश रिसीट आपको कुछ भी होता है या आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके पासबुक पे भी आता है। या मैं ये कह दूं कि आप कोई भी रिसीट करते हैं और कोई भी पेमेंट करते हैं जो वाया चेक होता है या वाया एनी ऑनलाइन मोड होता है तो उसका डायरेक्टली पेमेंट आपके पासबुक पे पड़ेगा। इसको ऐसे समझिएगा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम है, ये अपना बीआरएफ बनाना चाहते हैं और इनके मैं ट्रांजैक्शन जो लूंगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मैं आपको 10 दिन की ट्रांजैक्शन की शुरुआत कराता हूं। बच्चों, इनके साथ बिजनेस में क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए अपने बैंक अकाउंट में। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करने पड़े। आप बस सिंपली सोच के बताइए जब इन्होंने 10,000 रुपये अपने बैंक में जमा किए तो इनके पासबुक में फर्स्ट अप्रैल 2021 में जो बैलेंस शो कर रहा होगा इन्होंने डिपॉजिट किया 10,000 रुपये, तो जो बैलेंस शो हो रहा होगा वो 10,000 रुपये शो कर रहा है। मिस्टर श्याम की पासबुक कह रही है कि आपके बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट है और जो इनका कैशबुक है, कैशबुक का बैंक कॉलम, आप जब क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे तो हम आपको ये समझाएंगे कि कैशबुक में कितने कॉलम हो सकते हैं। कैशबुक में कैश कॉलम भी हो सकता है, कैश एंड बैंक कॉलम भी हो सकता है और कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी होता है। फिलहाल हम कैशबुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं जिसको हमें टैली कराना है पासबुक से। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में जो मिस्टर श्याम के अकाउंटेंट हैं उन्होंने एंट्री कर दी 10,000 रुपये प्लस कि हमारे पास में हमारा बैंक बताएगा कि 10,000 रुपये हमारे पास हैं। दोबारा ट्रांजैक्शन समझिएगा, बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर श्याम ने, 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। 10,000 रुपये अगर उन्होंने बच्चों बैंक में जमा किए हैं तो उनकी पासबुक, क्योंकि खुद ब खुद जमा करने गए थे बैंक में, तो उनकी पासबुक उसी तारीख में बताएगी 10,000 का बैलेंस है। और क्योंकि जब बैंक में पैसे जमा करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने कैशियर को बताएंगे कि मैंने बैंक में जमा किए 10,000 रुपये, तो उनका अकाउंटेंट या उनका कैशियर एंट्री पोस्ट करेगा अपने यहाँ कि 10,000 रुपये प्लस है हमारे यहाँ। आप प्लस से समझें या 10,000 रुपये हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस है। इसको भी हम आपको समझाने के लिए सेम कॉलम का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने 2021 1 अप्रैल
आपने 10,000 रुपये जमा किए। सेकेंड डेट 2 अप्रैल को क्या हुआ बच्चों? 2 अप्रैल में क्या हुआ, इन्होंने कुछ सामान परचेज किया। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने मान लीजिए अपनी शॉप के लिए 2,000 रुपये का गुड्स परचेज किया और जिसका पेमेंट इन्होंने कैश में किया। बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट डे इन्होंने 2,000 रुपये का सामान परचेज किया और जो सामान परचेज किया उसका पेमेंट इन्होंने कैश में कर दिया। आइए आते हैं दोबारा से, कैश बुक में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का और पासबुक में पैरेलल क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इन्होंने जो परचेज किया सामान उसका पेमेंट किसमें किया है? कैश में। क्या कैश बुक इंपैक्ट होगी? आप सभी लोग सोचेंगे हाँ कैश बुक इंपैक्ट होगी, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। सर विड्रॉ में लिख दीजिए, विड्रॉ में लिख दीजिए 2,000 रुपये 2 अप्रैल, बैलेंस बचा 8,000 रुपये। बच्चों ये गलत है। बच्चों ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था, बस मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं समझा सकता हूँ, नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा आपको। कैश बुक के मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं कैश बुक के कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चों ये ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ ये आपके कैश बुक में तो जरूर आएगा, पर बेटा कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का लेन देन ना तो आपने किसी चेक के माध्यम से किया है, ना ही आपने उसके लिए कोई ऑनलाइन पेमेंट किया है जिससे आपका बैंक इंपैक्ट हो। आपका बैंक इससे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास कोई सामान लेके आया, आपने सामान खरीद लिया और गले से 2,000 रुपये निकाल के उसको पकड़ा दिए। जाहिर सी बात है जो भी गया नगद गया आपके पास से, ना कि आपने उसको चेक दिया, डीडी दी या किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जिससे आपका बैंक इंपैक्ट हो। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और ज़्यादा मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे समझ रहे, पासबुक में तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको समझा पाया कि मैं कैश बुक के किस कॉलम की बात कर रहा हूँ। जब चैप्टर को बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो मैं सबसे पहले शुरुआत ही करूँगा जब एक चैप्टर और इससे पहले बिहार इससे पहले कैश बुक, उसमें आपको टीचर पढ़ाएंगे आपके कैश बुक कितने टाइप से होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर को पढ़ने तक। चलिए ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं 2 अप्रैल में ही। आप बताइएगा आप कि क्या आप इससे समझ रहे हैं कि नहीं। आपने वेंडर को 1,000 का चेक इश्यू कर दिया अगेंस्ट परचेज। वेल, तो अब आप सिंपली सोच के होते हैं, बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकाउंट पढ़ रहे हैं या आपको डेबिट क्रेडिट किसी तरह कोई माइंड नहीं यूज करना है। सिंपली मुझे ये बताइए, अगर आप चेक इश्यू कर रहे हैं वेंडर को 1,000 का परचेज के अगेंस्ट में, तो क्या आप इस कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? अब तो थोड़ा बहुत आप समझ भी चुके हैं कि कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। कैश कॉलम में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका लेन देन या जिनका सेटलमेंट हम लोग निपटाते हैं कैश में। बैंक कॉलम में उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जिसका लेन देन हम लोग निपटाते हैं किसी भी ऐसे मोड से, चाहे वो चेक हो, चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट हो या चाहे कोई ऑनलाइन पेमेंट का मोड हो। तो बताइए क्या इसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे इस कॉलम में? हाँ जी, रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड बच्चों आ रहा है चेक। तो मुझे बताइए आपने पेमेंट किया कि रिसीट हुआ है? पेमेंट किया है, तो विड्रॉ वाले कॉलम में लिख देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर मैं इस कॉलम का नाम थोड़ा सा चेंज कर दूं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपके। रिसीट और पेमेंट रख देते हैं। 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया आपने ऑन द स्पॉट। सर पेमेंट तो नहीं किया हमने, तो चेक दे दी। कोई बात नहीं बेटा, आपने चेक दे दी, बट आप वेट थोड़ी ना करोगे कि पेमेंट हो जाए तो अपनी कैश बुक रिकॉर्ड करेंगे।
आपने चेक दे दी उसको, तुरंत उसका वाउचर बन जाता है, तुरंत अकाउंट सेक्शन में चला जाता है और तुरंत उसकी पोस्टिंग हो जाती है। रियल टाइम पे एंट्री होती है, वेट नहीं किया जाता है। तो तुरंत की तुरंत एंट्री आपको अपने अकाउंटेंट से करवानी पड़ेगी। आपने फला फला नाम से चेक काट दिया, अकाउंटेंट के पास भेज दिया कि भाई साहब इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए कैश बुक में। अकाउंटेंट साहब ने तुरंत के तुरंत रिकॉर्डिंग कर ली कि 1000 का चेक इशू हो गया, और अकाउंटेंट साहब तो आपको शाम को जो बैलेंस बताएंगे वो 9000 रुपये का बताएंगे कि साहब 2 तारीख की शाम को हमारे पास बैंक में 9000 रुपये होने चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अकाउंटेंट साहब ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे पास 9000 रुपये हैं, पता चला आप अपना ड्रॉर खोल के देखना शुरू कर दो कि 9000 रुपये हैं कि नहीं है। बेटा कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंट साहब क्या कहेंगे आपसे, सर हमारे बैंक अकाउंट में 9000 रुपये का बैलेंस दिखेगा आपको 2 तारीख को। बड़े खुश हो गए आप, चलो ठीक है यार 10,000 रुपये थे, बैंक में 9000 रुपये हैं, वेरी गुड। 2 अप्रैल, बच्चों ये बताओ क्या है, वही अकाउंटेंट साहब जाके बैंक में भी पासबुक अपडेट करा देंगे आपकी? बैंक में एंट्री कौन करता है? बैंक का एम्प्लॉय, बैंक का एम्प्लॉय। तो बच्चों बैंक खाते में क्या 2 तारीख को 9000 रुपये बचे होंगे? थोड़ा सोचिए, जिस वेंडर को आपने चेक दिया है, जिसको भी आपने चेक दिया, वेंडर माने पार्टी, फिलहाल मान लीजिए आप, जिस भी पार्टी को आपने चेक दिया है, वो अगर चेक ले जाके, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बच्चों, चेक जो है बियरर चेक है, वो जाके पैसे निकालेगा। अगर वो आपके बैंक में जाके उसी दिन पैसे विथड्रॉ कर ले, उसी दिन पहुंच के पैसे विथड्रॉ कर ले, तो यहां विथड्रॉ में 1000 रुपये और पासबुक में भी आपके दिखना शुरू हो जाएगा 9000 रुपये। आप समझ रहे मेरी बात? अगर ये वेंडर ले जाए चेक उसी दिन प्रेजेंट कर दे और आपके बैंक से जाके 1000 रुपये विड्रॉ कर ले, तो आपके बैंक में उसी दिन कितने रुपए दिखेंगे? 9000 रुपये। पर बच्चों हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जिसको आपने चेक दिया वो उसी दिन जाए और पैसे निकाल ले। मान लेते हैं भाई चेक देते देते शाम हो गई, वेंडर को बड़े सारे काम थे, वो उस दिन पैसे नहीं निकाल पाया, वो उस दिन पैसे नहीं निकाल पाया, तो आपकी पासबुक में, माने आपके बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन टुक प्लेस नहीं हुआ। तो थोड़ा सा सोचिए, मैं यहीं पे आपसे थोड़ा सा बीआरएस की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा, बीआरएस एक स्टेप समझाना चाहूँगा। अगर शाम को ऑफिस छोड़ते समय मिस्टर श्याम अपने अकाउंटेंट से पूछ बैठे कि अकाउंटेंट साहब मेरे बैंक में कितने रुपए हैं, तो अकाउंटेंट साहब दौड़े दौड़े नहीं जाएंगे बैंक में कि साहब रुकिए जा रहे पासबुक अपडेट करा के बताते हैं आपको। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, अकाउंटेंट साहब कैशबुक का कौन सा कॉलम देखेंगे? बैंक कॉलम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अकाउंटेंट साहब कैशबुक का देखेंगे बैंक कॉलम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैश कॉलम नहीं। कैश कॉलम में केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? कैश ट्रांजैक्शन। चलिए, अकाउंटेंट साहब फटाफट कैशबुक के पन्ने पलटाए, डेट ढूंढे, 2 अप्रैल कहाँ है, कैशबुक का बैंक कॉलम देखिए और बताए साहब 9000 रुपये साहब आपके बैंक में हैं। भाई सर ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए जरा पासबुक अपडेट करा लाइए। तो पासबुक होके अपडेट आई 2 अप्रैल, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बच्चों पासबुक बता रही है 10,000 रुपये, पासबुक बता रही है कि 2 अप्रैल को 10,000 रुपये, अकाउंटेंट साहब आपके बता रहे 9,000 रुपये। अब बताइए कन्फ्लिक्ट की बात आ गई। क्या मिस्टर श्याम अपने अकाउंटेंट पर गुस्सा करेंगे कि आपने हेराफेरी कर दी हमारे 1000 रुपये की? साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर श्याम अकाउंट्स के नहीं होंगे और अकाउंट्स की जानकारी नहीं रखते हैं तो हो सकता है अपने अकाउंटेंट को डांटना शुरू कर दें कि भाई साहब आपने तो 1000 रुपये हमारे गायब करवा दिए, 1000 रुपये की मिसप्लेस करवा दी, 1000 रुपये ट्रांजैक्शन मिसमैच हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ कहते हैं श्याम साहब, तो हमारे अकाउंटेंट साहब जानते हैं क्या बना के देंगे उनको? बीआरएस। बच्चों वो एक स्टेटमेंट बना के देंगे और बीआरएस में क्या बताएंगे वो?
कहेंगे साहब कैशबुक आपकी कह रही है 10,000 रुपये, सॉरी कैशबुक कह रही है बेटा साहब 9,000 रुपये, पासबुक कह रही है 10,000 रुपये। मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको, केवल मैं चीजें सुधार नहीं रहा हूं। वो कोई बीआरएस केवल एक स्टेटमेंट है जो शो करता है रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक दैट इज बैंक कॉलम वर्सेस बैलेंस ऑफ पासबुक। ये एक स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है रीजन शो करने के लिए, केवल कारण बताती है कि सर इन कारणों से अंतर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो आप समझ रहे होंगे ना, अकाउंटेंट साहब क्या कारण बता देंगे, साहब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक रीजन लिख देंगे वो कि साहब चेक इशू किया, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, 1,000 रुपये वहीं अटका हुआ है। जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाएगा आपकी पासबुक में 9,000 बताना शुरू कर देगी, बैलेंस टैली हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको बनाते कैसे हैं वो सब्सिडरी इशू है, वो तो आपको मैं सिखा दूंगा, पर मैं फिलहाल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिससे डिफरेंसेस आते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक में और पासबुक में। मैं आपको एक दो रीजन और बताता हूं, फिर हल्का फुल्का बताता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि वही मेन चैप्टर है, इसको बनाते कैसे हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जान लेना कि ये दोनों होते क्या हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। तो पहले मैंने आपको बता दिया चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए मैं तीसरी कोई डेट लेता हूं आपके लिए बच्चों, 3 अप्रैल के ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। सर 3 अप्रैल को हुआ, मिस्टर श्याम ने कोई बिजनेस ही नहीं किया, ना तो कोई पैसा बैंक में लिया, मतलब बिजनेस नहीं किया इन द सेंस कैश ट्रांजैक्शन किए होंगे, चाहे नाश्ता पानी किया होगा, कैश लेन देन किया होगा, बैंक संबंधित लेन देन उन्होंने कोई नहीं किए। चलिए मिस्टर श्याम ने तो बैंक में लेन देन नहीं किया, पर पता है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप ये ना कहना कि अभी 2 दिन तो हुआ है बिजनेस शुरू करते हुए, मान लेते हैं बेटा बैंक ने ना एसएमएस चार्जेस 100 रुपए रख लेते हैं। चलो मैं डेबिटेड वर्ड लिखने जा रहा था, पर मैं अभी डेबिटेड वर्ड नहीं लिख रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आपको भी डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं पता है। मैं लिख रहा हूं एसएमएस चार्जेस ₹100 डिडक्टेड बाय बैंक। ओहो, एक और रीजन, मेरे ख्याल से मैं ये चीजें करते करते आपको डिफरेंसेस के रीजन याद करा दूंगा। बच्चों बैंक ने क्या किया, 100 रुपए के एसएमएस चार्जेस काट दिए आपके खाते से। बहुत अच्छे सोचिएगा, 100 रुपए के बैंक चार्जेस काट दिए। आप भी अपना अकाउंट देखते हैं, देखा करिए, अकाउंट देखेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। कई सारे चार्जेस बैंक काट देती है, आपको पता नहीं चलता है, 12 रुपए, 10 रुपए, 28 रुपए, 100 रुपए। तो मान लेते हैं बैंक ने एक एसएमएस चार्जेस के नाम पे 100 रुपए काट दिए। अच्छे सोच के बताइएगा किस पे इंपैक्ट होगा, पहले कैश बुक पे या पासबुक पे? डिडक्शन कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। बच्चों बैंक जब डिडक्शन करता है ना, तो जो वहां का अकाउंटेंट होता है ना, जो मेंटेन करता है, वो यहां पे डेट डालेगा 3 अप्रैल आपकी पासबुक में। आपने पैसा, कोई पैसा आ नहीं रहा है खाते में आपके, जा रहा है बेटा विड्रॉ, 100 रुपए चार्जेस कट गए बेटा, बचे 9,900 रुपए। बैंक ने जब आपके चार्जेस काट दिए ना, तो आपको फोन करके बताएगा नहीं कि मिस्टर श्याम हमने आपके खाते से 100 रुपए काट दिए हैं, कृपया अपने अकाउंटेंट से कहिए कि वो भी इसकी एंट्री अपने कैश बुक में कर ले। कोई ऐसी सुविधा भी हिंदुस्तान में नहीं है, ना तो कोई ऐसी बैंकिंग प्रोवाइड होती है कि बैंक वाला आपको फोन करके फला फला हमने चार्जेस काट लिए हैं, आप भी अपने खाते में एंट्री कर दीजिए। कोई इंटीमेशन नहीं करता है। तो सर अगर इंटीमेशन नहीं होगा तो क्या 3 अप्रैल को आपके यहाँ कोई ट्रांजैक्शन शो करेगी? कोई नहीं शो करेगी। तो आपके अकाउंटेंट साहब तो बैठे हैं मजे से,
कह रहे 9,000 रुपया है तो 9,000 रुपये हैं। तो अब बताइए, अगर आज ही के दिन मिस्टर श्याम, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए बीआरएस कभी भी बनाया जा सकता है, किसी भी समय बनाया जा सकता है और कितने भी ड्यूरेशन का बनाया जा सकता है। मिस्टर श्याम अगर आज के दिन अपने अकाउंटेंट साहब को बुलाए और पूछे कि भैया बताओ तो मेरे खाते में कितने रुपए जमा है, तो उनके अकाउंटेंट फिर से बताएंगे साहब आपके खाते में 9,000 रुपए हैं, बहुत पैसा, परेशान ना होइए। और अगर वो पे भेज दिए तुरंत की तुरंत कि जाओ पासबुक प्रिंट करा लाओ, तो पासबुक में फिर कितना बताएगा, 9900। फिर से मिस्टर श्याम गुस्सा आना शुरू करेंगे अपने अकाउंटेंट साहब पे, कहेंगे अरे यार तुमको अकाउंटेंट रखे हैं, तुम बैलेंस ही नहीं मैच करा पाते हो। तो फिर से मिस्टर श्याम क्या करेंगे, साहब गुस्साइए मत, हम आपको बीआरएस बना के ला के देंगे। और बीआरएस वो स्टेटमेंट होता है बच्चों जो क्या बताता है, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेज ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक। ठीक है, तो कैश बुक में कितना बता रहा है, मैं बार बार बच्चों कैश बुक के एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं आपको, कैश बुक का बैंक कॉलम बता रहा है 9,000 रुपए और पासबुक बता रहा है 9,900 रुपए। तो अब इसको बनाना कैसे डिस्कस करेंगे हम आपसे। अब कितने रीजन हो गए, 2 रीजन हो गए बच्चों। अकाउंटेंट साहब एक रीजन बताएंगे उनको कि सर 1,000 रुपए की चेक थी जो भी प्रेजेंट नहीं हुई है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। टिल डेट मतलब 3 अप्रैल, क्योंकि आज के दिन ये बीआरएस आप कब बना रहे हैं, एज ऑन 3 अप्रैल। अकाउंटेंट साहब कहेंगे साहब 3 तारीख तक 2 रीजन है इसमें, 3 तारीख तक हमने एक चेक नहीं प्रेजेंट की है 1,000 रुपए की, उस वजह से आपका बैलेंस ज्यादा आ रहा है। जैसे ही चेक प्रेजेंट करेंगे पासबुक का बैलेंस भी 1,000 रुपए से कम हो जाएगा। और कहेंगे अच्छा चलो 1,000 रुपए हो गया, ठीक है, अब 100 रुपए का क्या हुआ, सर 100 रुपए वो है कि बैंक ने तो बैंक चार्जेस काट लिए हैं, अभी हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी है। जैसे ही हम अपनी कैश बुक को भी कम कर देंगे दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी 1-2 रीजन और बता देता हूं। मान लेते हैं 4 अप्रैल में एक और मजेदार चीज हुई। बच्चों ये सब मजेदार चीजें हैं, कम से कम मैं आपको यहां बैठे बैठे 10 रीजन बता सकता हूं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। सुनिएगा, 4 अप्रैल कंज्यूमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹5,000 इन श्याम्स बैंक अकाउंट। ओहो, ये क्या हो गया बच्चों, होता है कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काफी सारी चीजें होती हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई कंज्यूमर आया, आपने बड़े दूर एरिया में सप्लाई कर रखी थी, कोई कंज्यूमर आया सीधे आपके खाते में, भैया बैंक तो बैंक है, ब्रांच तो कहीं भी होती है, आपके ब्रांच में किसी ब्रांच में चला गया जिसमें आपका खाता था, वहां जाके आपके खाते में 5,000 रुपए जमा कर दिए। बच्चों में इसको सीधे समझाऊं ना, मान लो उसने आरटीजीएस कर दिया आपके खाते में, मतलब अपने खाते से डायरेक्टली आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया। आपके मैंने किसके, मिस्टर श्याम के खाते में डायरेक्टली 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। किसने ट्रांसफर कर दिए, मिस्टर श्याम के कंज्यूमर ने। सर अब बच्चों सोचो, मिस्टर श्याम के कंज्यूमर ने सीधे पैसे खाते में जमा कर दिए। अभी तो हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमको बीआरएस सीखना है, अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस कंज्यूमर ने मिस्टर श्याम के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, ड्यू टू एनी रीजन मिस्टर श्याम को नहीं बताया। सर किस तरह की घटना है, 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल को मिस्टर श्याम को उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जब मिस्टर श्याम को नहीं पता चला तो उनके अकाउंटेंट को भी नहीं पता चला।
और अकाउंटेंट साहब कैसे हैं भैया, चुपचाप मस्त बैठे हुए हैं कि जब कोई ट्रांजेक्शन होगी तो हम बताएंगे। तो 4 अप्रैल को क्या वो अपनी कैश में कोई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना। तो इनके यहाँ बैलेंस कितना रहा, 9,000 रुपये। मिस्टर श्याम के अकाउंटेंट साहब बताएंगे 4 तारीख में भी सर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, और कितने हज़ार रुपये का बैलेंस बताएंगे वो, 9,000 रुपये का। बच्चों ऑन द सेकेंड हैंड मिस्टर श्याम के बैंक अकाउंट में 4 अप्रैल को क्या कोई ट्रांजैक्शन होगी, हाँ जी। कितने रुपए आएंगे मिस्टर श्याम के अकाउंट में, क्योंकि किसी कंज्यूमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए हैं, तो 5,000 रुपये आते ही मिस्टर श्याम के अकाउंट में हो गए 14,900। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब यही BRS अगर हम 4 तारीख का बनाएं तो सर क्या होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम बता रहा है 9,000 रुपये, पर पासबुक का कॉलम कितना बता रहे बच्चों, अब बताइए। अब जो पहले 2 रीजन थे वो अब तीसरा रीजन भी आ गया। तो बच्चों पहला रीजन क्या था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने चेक इशू किया है बट पेमेंट लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। दोबारा देखिए कैश बुक, हमने चेक इशू किया था, हमने चेक कितने का इशू किया था, 1,000 रुपए की, बट यहां 2 तारीख में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, बैंक ने बैंक चार्जेस क्या किए थे, डेबिट, बैंक ने किए थे, यहां ट्रांजैक्शन है पर यहां 3 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा रीजन, किसी कंज्यूमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, अकाउंट में पैसे जमा किए बच्चों, यहां ट्रांजैक्शन है, यहां ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी तो हमने 3 और तीसरे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट, कंज्यूमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई। चलिए हम लोग 1-2 ट्रांजैक्शन जल्दी से और सीख लेते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। दो ट्रांजैक्शन और सीख लेते हैं हम लोग। रेंट नहीं लिखता हूं, नहीं तो आप लोग बात पकड़ लोगे। लिख देते हैं पेड मिसलेनियस एक्सपेंस ऑफ शॉप ₹500 इन कैश। मिस्टर श्याम ने क्या किया, 500 रुपए मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम पे कैश में पेमेंट कर दिया है। सोचिए, बताइए, आप सोचिए, मुझे बता तो नहीं पाएंगे, आप सोचिए कैश बुक में इंपैक्ट पड़ेगा या सबसे पहले पासबुक में पड़ेगा? सबसे पहले एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक में या पासबुक में? इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले एंट्री होगी कैश बुक में। पेमेंट मालिक कर रहा है, पहले मालिक को पता चलेगा, वो अपनी कैश बुक में एंट्री करेगा। बच्चों, क्या बैंक कॉलम में एंट्री होगी? बैंक कॉलम में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो पेमेंट किस में कर रहा है, कैश में। उसने 500 रुपये कैश में पेमेंट किया बेटा, बैंक कॉलम से मतलब नहीं है। हाँ, मिस्टर श्याम का अकाउंटेंट कैश बुक में तो एंट्री करेगा, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बैंक कॉलम, उसमें एंट्री नहीं करेगा। मतलब 5 अप्रैल को ना तो यहाँ कोई ट्रांजैक्शन होगी और ना ही पासबुक में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी। आप भूल तो नहीं गए, इसलिए मैंने चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन दे दी थी आपको। एक और ट्रांजैक्शन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है तो काफ़ी टफ ट्रांजैक्शन, लेकिन जो चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ वो चीज़ें मैं आपसे कर रहा हूँ। एक और ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं इसमें। चेक इशू ₹2000 but recorded twice in cash book।
सर ये भी दिक्कत आती है, एरर है, किसी से भी हो सकती है, अकाउंटेंट साहब से भी हो गई। चेक इश्यू हुआ था 2000 रुपए का, उन्होंने 2 बार कैश बुक में एंट्री कर दी। अरे 2 बार कर दी? हाँ जी सर, 2 बार एंट्री कर दी कैश बुक में। आप सोच के बताइए पहली एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, सोचिए पहले, क्या कैश बुक में इंपैक्ट पड़ेगा या पासबुक में? जाहिर सी बात है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा कैश बुक में। सर क्या बैंक कॉलम में पड़ेगा? हाँ जी, बैंक कॉलम में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चेक की। 6 अप्रैल को रिसीट हुआ है कि पेमेंट हुआ है कितने हजार रुपए का? 2000 का। सर इसने तो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बेटा क्या कर सकते हैं, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया उसने। ठीक है, 6 तारीख को उसके यहाँ 2 पेमेंट दिख रहे हैं। 2000 रुपए का पेमेंट एक ही बार चलाना चाहिए था, बट 2 बार दिख रहा है। सर अब पासबुक में क्या हुआ? सर बच्चों मैंने पासबुक के लिए कोई बात नहीं लिखी यहाँ पे। इससे पहले जब मैंने ये ट्रांजेक्शन लिखी थी दूसरे नंबर वाली, तो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था चेक इशू टू वेंडर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब वेंडर गया ही नहीं था पैसा ले निकालने। मैंने यहां कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? कि जिसको भी चेक दी है, बहुत जरूरत थी उसको, तुरंत आपके बैंक चला गया पैसे निकालने। सर क्या गलती जो हमारे अकाउंटेंट साहब ने करी थी, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, क्या वो बैंक भी करेगा? ना बच्चों, बैंक ने ऐसा नहीं किया। बैंक थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है, बैंक की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन चलती हैं बच्चों, इसलिए उसने गलती नहीं करी। आपने पैसे जमा नहीं किए, पैसे निकाले, 2000 रुपये चढ़ाया। बच्चों बैंक ने लिखा 12,900 रुपये। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, आपने अपना बैलेंस 2 बार कम किया है, बैंक ने अपना बैलेंस केवल 1 बार कम किया है। तो ये भी एक रीज़न है डिफरेंस आने का। अगर आज की तारीख में आपको बनाना हो 6 तारीख को, तो अब आपके पास 3 रीज़न के बजाय बच्चों 4था रीज़न और आ चुका है। और इस 4थे रीज़न को पता आप क्या बोलेंगे? चेक इशू टू वेंडर बट रिकॉर्डेड ट्वाइसली इन कैश बुक। आपने कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी उसकी। इस वजह से हुआ क्या? आपकी कैश बुक का बैलेंस 2 बार नीचे चला गया और आपकी पासबुक का बैलेंस 1 बार नीचे गया। बच्चों जब मैं आपको बीआरएस पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको एक हाथ से कैश बुक मानूंगा और एक हाथ को पासबुक, और फिर मैं आपको इसके बैलेंसेस को ऊपर नीचे करके समझाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आपको बीआरएस बनाने में बड़ी आसानी होगी। फिलहाल के लिए मैं समीशन जितना जो मैंने पढ़ाया मैं उसको समअप कर देता हूँ जल्दी से। मैंने आपको क्या पढ़ाया शुरू से कि बच्चों बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम इंटरवल में कभी भी बना सकते हो आप। किस लिए बनाते हैं? ये जानने के लिए कि जो आपके कैश बुक का बैंक कॉलम है क्या वो टैली हो रहा है पासबुक से कि नहीं, और नहीं टैली हो रहा है तो उसके रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है। सर रीजन ऑफ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? तो मैंने आपको क्या बताया, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कॉमन सा रीज़न है, क्योंकि कोई भी तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट चेक क्लियर कराने नहीं पहुंच जाता है। और मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो बैंक डायरेक्टली आपके खाते से काट देता है और बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता। उस केस में बैंक बैलेंस डाउन हो जाता है पर कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, अब तो बहुत होने लगा है, कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर आपका डायरेक्टली आपके खाते में पैसा दे देता है पर आप अपने एंट्रीज की रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये भी कारण है। या कई बार ह्यूमन एरर होती हैं, उस वजह से भी हो जाता है। एक छोटा सा सेशन मैंने आपका लिया है बीआरएस का। बीआरएस की क्लास अगर पढ़ाए हम लोग तो मेरे ख्याल से 4 दिन एनफ है। 4 दिन क्या, मैं 3 दिन का समय आपसे कहूँगा, अगर प्रॉपरली अगर पढ़ा दिया जाए तो 3 दिन काफ़ी है इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने में। और बच्चों में फिर कहता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पकड़ लेंगे ना, फिर सवाल तो आप 50, 60, 70 सवाल, कितने भी सवाल हल कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते जाते हैं। तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच।